इसमें कोई कंफ्यूजन? नो सर। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट फिर बताता हूं। यहां एक बार गौर करिए इस डायग्राम पे, ये इस डायग्राम पे बॉल को कैच करने के दो स्टाइल हैं। एक में बॉल आता है, मान लो मास है m और ये u स्पीड से आता है और हाथ में आकर के बॉल रेस्ट पे आ गया तुरंत। तो इस केस में हाथ में आके ऐसे आपने बॉल को कैच किया, और दूसरे केस में क्या किया कि बॉल आया हाथ में, लेकिन बॉल के डायरेक्शन में हाथ को पहले लेते गए और यहां आके बॉल रेस्ट पे आया। उसमें तुरंत रेस्ट पे आ गया और इसमें यहां रेस्ट पे आया। अच्छा, आप क्या लगता है क्रिकेट खेलते हुए जो लोग बॉल कैच करते हैं ये किस तरह से कैच करते हैं? ये ए वाले सिचुएशन ठीक है या बी वाला सिचुएशन ठीक है बॉल के कैच करने का? बी। हाँ, अच्छा, ए जैसे ए ने कैच किया इस तरह कैच करेंगे तो हाथ में चोट ज्यादा लगेगा, और बी वाला जो है उसमें चोट कम लगेगा। ये किस लॉ के बेसिस पे जस्टिफाई होगा? तो न्यूटन्स सेकेंड लॉ के बेसिस पे। न्यूटन्स सेकेंड लॉ क्या कहता है? F प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम। फोर्स प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन मोमेंटम, mu माइनस 0। ये जो, तो हमने एक काम करिएगा, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, ये हमने डिराइव किया था सेकेंड लॉ वहां से। और क्या डिराइव कर लिया था? फोर्स इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ध्यान से देखिएगा, ये mu है और 0 हो गया, तो मोमेंटम का चेंज देखा हमने और उसको किससे डिवाइड किया? t से। यहाँ t1 हम लिख देते हैं, ये F1 फोर्स है। F1 फोर्स कितना हो गया? mu बाई t1। और दूसरे केस में या दूसरे वाले केस में जो F2 फोर्स हाथ पे लगा होगा, बॉल का मोमेंटम देखिए, पहले mu और फाइनली 0 तो ये भी हुआ, लेकिन नेट जो है टाइम वो कितना? तो पहले वाले केस में ज्यादा टाइम मिला रुकने के लिए बॉल को, या दूसरे वाले केस में ज्यादा टाइम मिला? सेकंड केस में। तो आपने क्या देखा कि T1 इज लेस देन T2। चूंकि T2 डिनोमिनेटर में है, तो आप जब कहेंगे mu बाई T1 और mu बाई T2, तो कौन होगा बड़ा, कौन होगा छोटा? तो T2 डिनोमिनेटर में है और T2 बड़ा है, तो वो जो mu बाई T2 होगा वो छोटा हो जाएगा और mu बाई T1 बड़ा होगा। F1 बड़ा होगा, F2 छोटा होगा। तो हाथ में लगने वाला चोट पहले वाले केस में हाथ पे जो फोर्स लगाएगा बॉल वो ज्यादा होगा, और दूसरे वाले केस में जो हाथ पे फोर्स लगेगा वो कम होगा। तो इसको किस के बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं हम? न्यूटन्स सेकेंड लॉ के बेसिस पे। मोमेंटम को बदलने में, हाथ में बॉल आया और हमने उसे तुरंत रोक दिया, तो उस केस में मोमेंटम को बदलने में जो टाइम लगा वो T1। और दूसरे केस में हाथ में बॉल आया और हाथ को दूर लेते हुए बॉल के डायरेक्शन में उतने देर लगा बॉल को रुकने में, क्योंकि हाथ रुकेगा तभी तो बॉल रुकेगा। तो उस T2 बड़ा हो गया टाइम इंटरवल जिसमें मोमेंटम 0 हुआ बॉल का।
तो दूसरे वाले केस में जब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमने देखा वो mu माइनस 0/t2, वो mu/t2 वो क्या हो गया, कम। किससे, mu/t1 से। तो पहले केस में ज्यादा फोर्स था और दूसरे केस में कम। ये सेकेंड लॉ के बेसिस पे एक्सप्लेन हो रहा है। तो अभी जो कैरम बोर्ड वाला और ये जो आइडिया था, ये समझ में आए हो तो हैंड राइज कर दें प्लीज। बहुत बढ़िया, तन्वी, जिया, शौर्य। प्रणय, आपके कंफ्यूजन हो तो पूछें, कौन सा पॉइंट आप पूछना चाहते हैं। प्रणय, No confusion. तो नेक्स्ट, अरे अच्छा, यहाँ इस बात पे गौर करिए। ये दो स्प्रिंग स्प्रिंग बैलेंस कहते हैं, जो वेट बताता है स्प्रिंग बैलेंस। ये ए वाला जो है और बी वाला जो है ये स्प्रिंग बैलेंस है, स्प्रिंग बैलेंसेस। ये ए और बी, यहाँ पॉइंट देखिए, एक मिड पॉइंट, इसे मैंने कह दिया मान लो पॉइंट पी। पी पॉइंट पे गौर करिए, बी इस पी पॉइंट को किधर खींच रहा होगा, लेफ्ट की तरफ, और ए किधर खींच रहा है, राइट की तरफ। कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, बी जो लगा रहा होगा पी पे वो ज्यादा होगा, या तो ए लगा रहा होगा पी पे वो ज्यादा होगा, क्या लगता है आपको। अच्छा, आपके गाल पे मैं एक चांटा दूं तो आपके गाल पे ज्यादा फोर्स आया होगा या मेरे हाथ पे ज्यादा फोर्स आया होगा। सर हाथ पे। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि फोर्स इंटरेक्शन है, तो हाथ और गाल का इंटरेक्शन हुआ। और क्या कहता है, ए और बी यदि इंटरेक्ट करते हैं तो ए जितना बी पे फोर्स लगाता है बी उतना ही ए पे लगाता है। और क्या कहते हैं, ये फोर्स एक साथ आते हैं। और क्या कहते हैं कि जो एक्शन किसी एक को कहेंगे तो दूसरा फोर्स रिएक्शन, ये दोनों एक साथ आएगा, एक जैसे अमाउंट के होंगे, इनके डायरेक्शन अपोजिट होंगे, ये अलग अलग ऑब्जेक्ट पे एक्ट करेंगे। अब बताइए फिर से, न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से जब मैंने गाल पे आपके अपने हाथ से एक चांटा दिया तो गाल पे ज्यादा फोर्स आया या हाथ पे ज्यादा फोर्स आया। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, गाल और हाथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तो इंटरेक्शन के फोर्स क्या अलग अलग होते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ यही कहता है। यस सर। क्या कहता है, एक्शन रिएक्शन पेयर आर Equal and opposite force. इक्वल एंड अपोजिट। एक्शन रिएक्शन पेयर जो हैं सेम होंगे हमेशा और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, अलग अलग ऑब्जेक्ट पे एक्ट करेंगे। प्रणय फिर से बताइए, आप एक दीवार को अपने हाथ से एक मुक्का मारेंगे, एक एक बार यदि एक घूंसा लगाते हैं दीवार पे तो दीवार पे चोट ज्यादा आई होगी या आपके हाथ पे, या दोनों पे एक जैसी। अरे न्यूटन थर्ड लॉ सोचो यार, अपनी अकल से मत सोचो। हाँ, और डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट। दीवार पे यदि ईस्ट की तरफ तो हाथ पे वेस्ट की तरफ। तो ये जो डायग्राम है ये थर्ड लॉ को आप यहाँ अप्लाई होता देख रहे हैं। सर एक ही दिन में सारे लॉ आपको क्यों याद आ रहे हैं। अरे हम पढ़ रहे हैं चैप्टर। अच्छा मुझे ये बताओ, यदि कभी फायर किया जाएगा तो बुलेट को निकलता हम देख रहे हैं किस तरफ, तो बुलेट को निकलता हम देख रहे हैं राइट वार्ड या लेफ्ट वार्ड, इधर। यदि बुलेट इधर आया तो वो गन किधर जा रही होगी, इधर या पीछे की तरफ।
So backwards. बैकवर्ड। मतलब यदि बुलेट आ रहा है लेफ्ट तो गन जाएगी राइट। क्यों? क्योंकि बुलेट पे यदि इधर फोर्स लगा होगा तो गन पे किधर फोर्स लगा होगा? गन पे फोर्स लगा होगा राइट की तरफ। ये भी किससे एक्सप्लेन होगा? न्यूटन्स थर्ड लॉ जैसे आप कह सकते हैं, जितना फोर्स बुलेट पे उधर लगा और गन पे इधर लगा। अच्छा, एक पॉइंट और देखो, ये देखिए यहाँ पे है एक बोट से एक आदमी जंप ले रहा है। अब बुलेट भूल जाओ, गन भूल जाओ, बोट से एक आदमी जंप ले रहा है, लेफ्ट राइट मैंने लिखा हुआ है, उसे फॉलो करो। आदमी यदि बोट से लेफ्ट की तरफ जंप ले रहा है तो बोट क्या वहीं बैठा रहेगी या बोट राइट की तरफ आएगी? राइट की तरफ। बोट को किधर मूव करना चाहिए आदमी यदि लेफ्ट जंप ले तो? प्रणय राइट। बताइए तो। राइट। बहुत बढ़िया। प्रणय आप भी कुछ बताएं प्लीज। फिजिक्स छोड़ दो, प्रैक्टिकली सोचो। बोट से यदि आप इधर लेफ्ट जंप लोगे तो आप पे आपने बोट को किधर पुश किया होगा? राइट की तरफ। ठीक, बहुत बढ़िया। आप सबने ये सोचा, यहाँ भी ये थर्ड लॉ से हम देख रहे हैं। यहाँ एक पॉइंट समझिए, और ये पॉइंट, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखो। एक टर्म आता है कोलिजन, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स try to occupy same space at the same time, then the collision takes place. आप एक चेयर रखा है और उस पे दो लोग कूदोगे बैठने के लिए तो टक्कर तो होगी, दैट इज कोलिजन। कोलिजन टक्कर। अब ध्यान से देखिए, दो बॉल चलते दिख रहे हैं आपको यूए यूवी स्पीड से, और आपको मैं बताता हूं कि यूए ज्यादा है और यूवी कम है, एक ही स्ट्रेट लाइन पे चल रहे हैं, इनमें टक्कर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? पीछे वाले बॉल का स्पीड ज्यादा है। No, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये भाई प्रणय एक बार देखो भाई, ये चल रहा है 6 मीटर पर सेकंड से और दूसरा बॉल भी भाग रहा है 6 मीटर पर सेकंड से, तब टक्कर नहीं होगा, इनके बीच का डिस्टेंस फिक्स रहेगा। लेकिन यदि पीछे वाला 16 मीटर पर सेकंड से चल रहा हो और अगला 6 मीटर पर सेकंड से, तो क्या ये बॉल टकरा नहीं जाएगा आगे जाते जाते? हाँ, अब ठीक है। तो वो देखो, यूए ज्यादा है ना, ये तो टकराएगा ही। यदि यूए कम होता तो नहीं टकराता, ठीक ना? अब जब टक्कर होगा तो ए बी को पुश करेगा या नहीं पुश करेगा? एफ Yes, sir. ऑन बी। Yes, और sir. यदि सोचो न्यूटन के थर्ड लॉ से ए ने यदि बी को राइट की तरफ धकेला तो बी ने ए को किधर धकेला होगा? Left. Left. लेफ्ट की तरफ, ऑन ए। तो हम क्या कहते हैं, यदि इसको हमने कहा ए ऑन बी, एफ ए बी, एक को, और दूसरे को कहा एफ बी ए ने बी पे लगाया फोर्स ए बी, और बी ए ने बी पे लगाया। इन दोनों फोर्स के बारे में हम क्या जानते हैं कि जो न्यूटन थर्ड लॉ से फोर्स होता है एफ ए बी और एफ बी ए, उसमें से एक फोर्स दूसरे के अपोजिट होता है, इसीलिए हम क्या लिखते हैं, एफ ए बी बराबर एफ बी ए। ये आइडिया समझ में आ रहा है? बाय न्यूटन थर्ड लॉ। क्योंकि ए ने बी को चांटा मारा तो बी पे जितना फोर्स आया होगा ए पे उतना ही अपोजिट आया होगा, बाय न्यूटन थर्ड लॉ। तो ये देखो नीचे में भी वही लिखा हुआ है डायरेक्शन के साथ, एफ ए बी राइट की तरफ बी पे लगा और एफ बी ए पे लगा। अच्छा मुझे ये बताओ, यदि टक्कर होता है बॉलों के बीच तो उनका स्पीड वही रहेगा या बदल जाएगा?
तो बदल क्या जाएगा। टक्कर के बाद? तो जाएगा। बदल जाने के बाद इनके स्पीड मैंने कह दिया VA VB। ठीक, अब ध्यान से देखिए, यदि मैं आपसे ये कहता हूं, यदि मैं आपसे ये कहता हूं, ध्यान दीजिएगा, FAB F माइनस FBA किसके आधार पे? बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ। थर्ड लॉ। तो FAB क्या होगा? AB के AB फोर्स के कारण मोमेंटम के बदलने का रेट, फोर्स होता है मोमेंटम के बदलने का रेट। तो मोमेंटम बदलना कैसे हम देखें, ध्यान से देखो, ए वाले बॉल का पहले स्पीड है UA, तो पहले मोमेंटम होगा M इंटू UA, और बाद में स्पीड हो गया है ए वाले बॉल का VA, ए वाले बॉल का VA, तो बाद वाला मोमेंटम हो जाएगा MVA। तो चेंज इन मोमेंटम कितना लिखोगे? MAVA माइनस MAUA, और टाइम T से हमने डिवाइड किया, मान लो T टाइम तक दोनों कोलिजन में एक दूसरे से टकराने के दौरान का ये टाइम इंटरवल है T, कांटेक्ट में रहे थे T टाइम तक ये मोमेंटम, उसी दौरान मोमेंटम बदला, टक्कर के ही दौरान मोमेंटम बदला, टक्कर के ही दौरान वेलोसिटी बदला। और दूसरे वाले का कैसे लिखेंगे? माइनस साइन तो पहले से है, MBVB माइनस MAUB, और इसको T से डिवाइड किया। देखो यहाँ T कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस MBVB को आप यदि यहाँ पर देखते हैं तो एक स्टेटमेंट ऐसे लिखा जा सकता है, MAVA प्लस MBVB इक्वल्स टू MAUA प्लस MBUB। वही है, दूसरे फॉर्मेट में U को पहले लिखा, V को बाद में लिखा। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये टक्कर से पहले टोटल मोमेंटम है सिस्टम का, ये बॉल का मोमेंटम टक्कर से पहले, बी बॉल का मोमेंटम टक्कर से पहले, और ये है टक्कर के बाद ए का मोमेंटम और ये बी का मोमेंटम, तो टक्कर के बाद टोटल मोमेंटम। तो यहाँ एक कंसेप्ट निकल के आ जाता है कि टक्कर के होने पर सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम है वो टक्कर से पहले जितना रहता है बाद में भी उतना ही रहेगा। इसे कहते हैं मोमेंटम का कोलिजन के होने पर कंजर्व्ड रहना, इसे कहते हैं। और इस नियम को कहते हैं कि यदि बाहर का कोई फोर्स नहीं आया, टक्कर होने पर एक ने दूसरे पे लगाया, दूसरे ने पहले पे फोर्स लगाया, केवल वही फोर्स है, तो टक्कर होने पर मोमेंटम सिस्टम का टोटल मोमेंटम जो टक्कर से पहले रहता था दोनों बॉल का और टक्कर के बाद जो मोमेंटम है वो बराबर होगा। ये कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। इसको मैं आपको और एक बार एक्सप्लेन करता हूं न्यूमेरिकल लेकर के। पहले इस एग्जांपल को, डायग्राम को देख के आप थोड़ा फील करिए। प्रैक्टिकली बताइए, एक स्ट्रॉ है, एक बैलून में हवा भर के स्ट्रॉ से चिपका दिया और स्ट्रॉ फंसा हुआ है। वो जो मान लीजिए जूस पीने के लिए आप स्ट्रॉ लेते हैं, उस स्ट्रॉ के भीतर से धागा एक गुजरा हुआ है और दो दीवारों के बीच फिक्स कर दिया, और उस जो स्ट्रॉ है वो धागे पे स्लाइड कर सकता है और उस स्ट्रॉ से चिपका दिया है बैलून को, और बैलून के पीछे से आपने धागा खोल दी, तो हवा, एयर किधर आ रही होगी? बैलून का एयर। तो एयर यदि इधर आ रही है तो बैलून किधर जाएगी? लेफ्ट या राइट? राइट। तो बैलून राइट जाएगी, मतलब स्ट्रॉ किधर जाते दिखेगा मुझे? ये राइट जाते दिखेगा। तो यहाँ भी क्या हुआ है? यहाँ भी मोमेंटम कंजर्व्ड है। एयर का मोमेंटम लेफ्ट की तरफ, तो बैलून का मोमेंटम राइट की तरफ स्ट्रॉ के साथ, जिससे कि टोटल मोमेंटम क्या हो जाए? जीरो। सर मोमेंटम जीरो कैसे हो गया? तो मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे कोई ब्लॉक होता, मोहन खींच रहा होता लेफ्ट की तरफ और सोहन खींच रहा होता राइट की तरफ, एक जैसे फोर्स लगाते, तो यहाँ पर हम क्या कह देते? टोटल फोर्स जीरो। अच्छा देखो, उसी तरह
यदि राइट की तरफ मोमेंटम है p और लेफ्ट की तरफ मोमेंटम है p, तो टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगा? जीरो। वेक्टर की तरह ही सम करिए, 0। और जब ये रुका हुआ था बैलून और स्ट्रॉ, तब भी मोमेंटम क्या था? जीरो। 0। रुके होने पे तो मोमेंटम 0। तो मोमेंटम कंजर्व होने का ये मतलब है कि वो धागा आपने खोल दिया तो वहां कोई फोर्स नहीं आया, ये गैस लेफ्ट निकली तो बैलून राइट जाने लगा। इसलिए क्योंकि टोटल मोमेंटम शुरू में रुका हुआ था सिस्टम, 0 होना चाहिए, तो बाद में 0 होने के लिए एक मोमेंटम यदि लेफ्ट की तरफ है एक टुकड़े का, तो दूसरे टुकड़े का राइट की तरफ होगा। यहां इस एग्जाम्पल को देखिए, ध्यान से देखिए। ये बुलेट है 20 ग्राम का और फायर किया गया है 150 मीटर पर सेकेंड से, पिस्टल से निकल रहा है, और मास है पिस्टल का 2 kg। आपको बताना है पिस्टल का वेलोसिटी क्या होगा। ध्यान से देखिए, 2 kg का पिस्टल और इसमें है एक बुलेट, और पूरा सिस्टम है रेस्ट पे। तो टोटल मोमेंटम अभी इनिशियल कितना दिख रहा है? इनिशियल टोटल मोमेंटम, इनिशियल टोटल मोमेंटम कितना दिख रहा है? जीरो। 0। अब ध्यान देना, सोचो फायर किया गया, फायर किया गया तो बुलेट को जाते देखो आप, ये 50 ग्राम का बुलेट, मतलब 0.05 kg का बुलेट, और इधर जा रही है 150 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, और ये 2 kg का है गन। तो ये पिस्टल किधर जाएगा? लेफ्ट या राइट? राइट। राइट। तो ये पिस्टल का स्पीड v0 हमने मान लिया। अब हमें क्या करना है कि यहां बाहर का तो कोई फोर्स आया नहीं, तो हम क्या कहेंगे कि सॉल्व करते वक्त, ये मैं ब्लैक कलर में लिख रहा हूं, इस इवेंट को देखते हैं और हम क्या लिखेंगे? बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, या इस तरह बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम क्या लिखेंगे? पी इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। ये इससे बेहतर ये है, मोमेंटम बिफोर फायर और मोमेंटम आफ्टर फायर ये बराबर होने चाहिए, और इनिशियल मोमेंटम कितना है? 0। तो फाइनल मोमेंटम भी क्या हो गया? वो भी 0 हो गया। और अब ध्यान से देखो, जैसे फोर्स देखते थे ना कि इधर वाला फोर्स और इधर वाला फोर्स जब बराबर होगा तभी तो टोटल फोर्स 0 कहते थे। तो उसका मतलब हो गया फाइनल मोमेंटम 0 से हमने क्या निष्कर्ष निकाल लिया कि जो मोमेंटम हम देख रहे हैं ना, साइन, या तो इसका देखो, इधर आने वाला मोमेंटम कितना है, ये मैं ग्रीन कलर से और लिख देता हूं, इधर राइट साइड में। इधर जो मोमेंटम है फायरिंग के बाद, लेफ्ट साइड वाला मोमेंटम है कितना? 0.05 इंटू 150, और राइट साइड वाला मोमेंटम कितना है? 2 इंटू v0। और ये दोनों क्या हो जाने चाहिए? बराबर, तभी तो ये कटेंगे, कैंसिल आउट होगा, जिससे कि मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम क्या हो जाए? 0। फाइनल मोमेंटम
0 हो जाए। तो यहाँ तक करिए, एक तो 0.5 आ गया इंटू 15 और 15 5 75, 7.5 ये हो गया 2 इंटू V0। तो V0 कितना हमारे पास चला आया 7.5/2, 2 3 जा 6, 3.75 हो गया मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। किसका? गन का, ये पिस्टल का। जिन लोगों को ये समझ में आया है तरीका, वो थोड़ा हैंड राइज करें प्लीज। जिया कोई, हाँ बहुत बढ़िया। तो आप लोगों को यदि ये समझ में आया हो तो एक पॉइंट और, एक बार इसको मैं एक तरह से और लिख सकता हूं, उसको भी मैं बताता हूं। ये लास्ट लाइन में रेड कलर में मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए। लेफ्ट साइड वाला तो 0 है, राइट साइड में यदि मैं इधर वाला डायरेक्शन प्लस कह रहता हूं तो इधर वाला डायरेक्शन माइनस कहूंगा। तो पहले मैं लिख रहा हूं 2 इंटू V0, ये तो प्लस है, और दूसरे वाला है माइनस 150 इंटू 0.05। और यदि ऐसा है तो इसके बाद तो अगला स्टेप तो यही होने वाला है। अगला स्टेप हो जाएगा 150 इंटू 0.05 इक्वल्स टू ट्वाइस V0, और यहाँ से V0 निकल करके चला आएगा 75 इंटू 0.05, ये वही हो जाएगा 3.75 मीटर पर सेकेंड। ये प्लस माइनस का भी यूज कर सकते हैं आप चाहें तो। एक डायरेक्शन में जो भी डाटा है प्लस, अपोजिट जो भी डाटा है माइनस, इकट्ठा करें और आपको 0 करना है। तो टोटल फाइनल वाला मोमेंटम ये निकल करके आया। प्लस वाला और माइनस डायरेक्शन वाला एक जैसे होंगे तभी 0 हुआ होगा। देखिए ध्यान से, अभी मैं आपको एक बार ये समझाता हूं। आप लोग थ्योरी वाले कॉपी में ये नोट करिएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। व्हेन there is no external force acting on system, or total value of external force is 0 on system, then total momentum of the system remains same or conserved। तो ये लॉ है कंजर्वेशन का। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे अप्लाई करते हैं कि व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन सिस्टम, या तो ये कंडीशन हो, या और
टोटल वैल्यू जो भी है फोर्स का, टोटल वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज 0 ऑन सिस्टम। मतलब टोटल वैल्यू मतलब वेक्टर सम कर लें, जैसे अपोजिट डायरेक्शन में दो फोर्सों कैंसिल हो गया हो तो हम कहेंगे 0 फोर्स टोटल। यदि ऐसा सर्कमस्टेंसेस है तो सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम होगा वो रिमेन सेम। ये आइडिया नोट कर चुके, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको ऐसे देख सकते हैं, एफ क्या होगा, एफ हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। ये फोर्स था, ध्यान से देखिए, इफ एफ 0 देन चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, ये भी 0 हो गया। तो चेंज इन मोमेंटम ये भी 0 हो गया, और चेंज इन मोमेंटम 0 हो गया, इसका मतलब मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब मोमेंटम इज कांस्टेंट। मोमेंटम इज कांस्टेंट मतलब नहीं बदला, या मोमेंटम इज सेम, कांस्टेंट वर्ड से अलग लेके सोचो तो मोमेंटम इज सेम। बदल ही नहीं रहा, चेंज इन मोमेंटम 0 है, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम क्या होता है, फोर्स। यदि फोर्स 0 है इसका मतलब है चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम 0 होगा, और आप जानते हैं डिवीजन P बाई Q 0 है, इसका मतलब P 0 होगा। चेंज इन मोमेंटम 0 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, मोमेंटम इज सेम। क्या ये तरीका भी समझ में आया मोमेंटम के कंजर्वेशन के बारे में बात करने का? यदि समझ में आया तो हैंड राइज कर दीजिए सब। प्रणय, मैं कुछ अलग से समझाऊं? नो सर। मैं पेज चेंज करूं? बहुत यस सर। बढ़िया, आ गया समझ में। यहाँ देखिए, प्रैक्टिकली फील करिए, ध्यान से देखिएगा। ये एक ब्लॉक है, ध्यान दीजिएगा, 6 kg का, और ये है रेस्ट पे, और ये एक एरो है, ये एक एरो है 200 ग्राम का, और ये 30 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से आ रही है। तो क्या लगता है आपको कि जब ये ब्लॉक के साथ आके इम्बेडेड हो जाए, क्या ये ब्लॉक रुका हुआ दिखेगा या चलता दिखेगा आगे?
सर रुका हुआ। सोचो आप कहीं पे खड़े हैं और कोई पीछे से आके बहुत तेजी से धक्का दे दे, तो आप वहीं खड़े रहेंगे या आगे बढ़ जाएंगे? आगे बढ़ जाएंगे। तो उसी तरह ये एरो आकर के ब्लॉक को धक्का दे रहा है और ये स्मूथ है सरफेस, तो ये ब्लॉक यहाँ टिकेगा या आगे जाने लगेगा इस एरो के साथ? आगे जाएगा। हाँ, और ये ब्लॉक जो है ना वो इम्बेडेड हो गया और उसके साथ जुड़ गया, ऐसे सोचो। अब हम जानना चाहते हैं वेलोसिटी क्या होगा। इस एग्जाम्पल को डायग्राम बना लो, मैंने कहानी चित्र बना के समझाया है, लिखा कुछ नहीं है। अब ध्यान से देखिए, पहले चित्र बना लीजिए आप लोग। क्या है, तो ये एक ब्लॉक है और ये एक एरो है। ये वेलोसिटी किसका देखना चाहते हैं? ब्लॉक प्लस एरो सिस्टम। अब ये जुड़ गया है, दोनों सिस्टम बन गया। सोचिए, हम क्या कहेंगे कि बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉर द एरो ब्लॉक सिस्टम, momentum before impact equals to momentum after impact। मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट देखते हैं, तो दो टुकड़ों में मोमेंटम देख रहे हैं। एक एरो के लिए 0.2 kg में ले लिया इंटू 30 प्लस 6 इंटू 0। पूछिए 6 इंटू 0 क्यों लिखा है? 0.2 प्लस 6 इंटू v, तो ये 6 इक्वल्स टू 6.2 इंटू v, तो वेलोसिटी हो गया 6/6.2, 60/62, 0.99 मीटर पर सेकेंड। जिन लोगों को ये क्वेश्चन लगे समझ में आया है, हैंड राइज कर दें। प्रणय, कंफ्यूजन है आपको थोड़ा? No, और can you explain again? हाँ, क्यों नहीं, सॉरी। यहाँ देखिए एक ब्लॉक है 6 kg का और 30 मीटर पर सेकंड से एक एरो आ रही है और ये आकर के एम्बेडेड हो गई ब्लॉक में, तो ये स्मूथ सरफेस पे है। तो जैसे आप खड़े हो और आपका दोस्त आके बहुत तेजी से आपसे टकरा जाए तो आप उधर जाने लगेंगे जिस डायरेक्शन में दोस्त आके टकराया आपसे। तो ये ब्लॉक के जुड़ करके एरो राइट की तरफ जाने लगा, मुझे वो वेलोसिटी ढूंढना है। हम क्या अप्लाई कर रहे हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। किसके लिए? फॉर द एरो ब्लॉक सिस्टम, एरो एंड ब्लॉक सिस्टम या एरो प्लस ब्लॉक सिस्टम।
मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट एंड मोमेंटम आफ्टर इम्पैक्ट क्या होना चाहिए? सेम। यही तो हमने देखा था, कोलिजन से पहले, कोलिजन के बाद। मोमेंटम मोमेंटम बदला ही नहीं, तो पहले डायग्राम में जितना मोमेंटम होगा दूसरे डायग्राम में भी उतना ही मोमेंटम होगा। ये बिफोर इम्पैक्ट है, बिफोर इम्पैक्ट, और ये आफ्टर इम्पैक्ट है। तो हमने बिफोर इम्पैक्ट देखा तो ब्लॉक तो रुका हुआ है, लेकिन एरो चल रही है। यहां चेक करो, एरो का ग्राम को किलोग्राम में बदला, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, तो 0.2 1000 से डिवाइड किया होगा, 0.2 इंटू 30, ये हो गया एरो का मोमेंटम। और ब्लॉक का 6 इंटू 0, ये किसके बराबर हो गया? 0.2 प्लस 6 इंटू वी। लेफ्ट साइड में आ गया 6 और राइट साइड में 6.2 इंटू वी निकल के चला आया 0.99 मीटर पर सेकेंड। क्या सॉरी कंफर्टेबल है? यस सर। मैं पेज चेंज करूं या रुकूं अभी? सर वेट। क्या मैं चेंज करूं पेज? यस सर। देखिए, यहां फिर से देखिए, एक बॉल 2 kg का है और ये जा रहा है 6 मीटर पर सेकेंड से, और ये बॉल 4 kg का है और ये जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से। बताओ, यहाँ कोलिजन होने के चांस हैं या नहीं? यस सर। और यदि कोलिजन होने के चांस हैं और मैं आपसे कहता हूं कि ये कोलिजन के दौरान दोनों बॉल चिपक गए, स्टिक्स टुगेदर, अब ये चिपक गए तो एक साथ किसी वेलोसिटी से आगे भाग रहे होंगे। वो वेलोसिटी कितना होगा ये हम जानना चाहते हैं। अब ये 2 प्लस 4 kg का एक सिस्टम हो गया। तो इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते वक्त हम क्या लिखने वाले हैं? मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर इम्पैक्ट। क्या ये आइडिया समझ में आ गया? मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट, तो सिस्टम कौन सा है ये पहले मेंशन कर देंगे, फॉर 2 बॉल सिस्टम सोन। आप मोमेंटम कैसे देखोगे? टक्कर से पहले वाला 2 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 3, और बाद वाला कैसे देखोगे? 2 प्लस 4 इंटू वी, क्योंकि मास तो हो गया 6 बाद में, और ये 12 प्लस 12 24/6, ये हो गया वी। वी हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। ये दोनों बॉल चिपकने के बाद कितने स्पीड से जा रही होगी? 4 मीटर पर सेकेंड से।
जिनके समझ में आ गया हैंड राइज कर दें प्लीज। शौर्या, क्या मैं एक बार और कोशिश करूं? आ गया समझ में, नो बहुत सर, आ बढ़िया, गया। बहुत बढ़िया। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़े ध्यान से देखिए कि एक कंसेप्ट यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, मीन्स momentum has direction also. यहां ये मेंशन कर लीजिएगा, लाइक फोर्स, फोर्स भी वेक्टर है। डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब एक इंपॉर्टेंट आइडिया ये आ रहा है, ये सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन ये लाइन ध्यान से देखिएगा। इफ वी यूज पॉजिटिव साइन फॉर object moving towards right, then the sign of momentum of object moving towards left will be negative. ये ध्यान रखिएगा। If we choose positive sign for momentum of object moving towards right, then the sign of momentum of object moving towards left will be negative. यदि एक डायरेक्शन को पॉजिटिव हम कहेंगे मोमेंटम, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव मोमेंटम कहेंगे। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है मुझे? तो सोचिए ना, फोर्स वेक्टर है और आपने देखा एक फोर्स F1 10 न्यूटन और दूसरा फोर्स F2 4 न्यूटन। तो जब हमें F टोटल देखना था, F टोटल हम कैसे लिखते थे? +10 न्यूटन -4 न्यूटन, क्योंकि लेफ्ट वाले का क्या हो जाता है? माइनस साइन। तो ये टोटल हो गया 6 न्यूटन। सर मेरे समझ में ये नहीं आया, ध्यान से देखो दूसरा एग्जांपल। F3 है 18 न्यूटन और F4 है 18 न्यूटन। इस दूसरे एग्जांपल को भी देखो। अब मुझे ये बताओ, यहां जब F नेट देखेंगे तो आप क्या लिखेंगे? +18 न्यूटन। राइट वाले को यदि मैंने कहा तो -18 न्यूटन लेफ्ट वाला हो गया, तो दोनों को इकट्ठा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 न्यूटन। ब्लॉक कहीं नहीं जाएगा, ना लेफ्ट जाएगा ना राइट जाएगा, ये तो हम वैसे ही जानते हैं। तो 0 कैसे हुआ? हम तो टोटल की बात कर रहे हैं। तो टोटल की बात कर रहे हैं तो हमने क्या किया
एक 18 न्यूटन है और दूसरा -18 न्यूटन है, और इन दोनों को हम टोटल कर रहे हैं, ये प्लस माइनस हो जाता है ना, जिसके कारण ये हो गया 18 - 18, और ये कितना आ गया 0। तो हम जब टोटल कैलकुलेट करेंगे ना, तो टोटल करते वक्त क्या करते हैं, ऐड करते वक्त, तो राइट साइड वाले क्वांटिटी, राइट डायरेक्शन वाले को यदि मैंने प्लस कहा, तो लेफ्ट वाले जो वेक्टर्स होंगे उनको माइनस कहते हैं, तब ये टोटल ऐसे निकल के आता है 0। ये आइडिया यदि समझ में आया हो तो प्लीज हैंड राइज करें, प्लीज। बहुत बढ़िया, नोट कर लिया आप लोगों ने? Yes, sir. मैं चेंज करूं पेज? Yes, sir. लास्ट लाइन एक बार मैं पढ़ देता हूं। इफ वी चूज पॉजिटिव साइन फॉर मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग टुवर्ड्स राइट, then the sign of momentum of object moving towards left will be negative। कोई एक, ये हमारा एजम्पशन है, एज्यूम करते हैं किसी एक को प्लस तो दूसरा माइनस। एग्जाम्पल देखिए, यहां मुझे आप सोच के बताइएगा, एक सुमो पहलवान है जो 16 kg का ब्लॉक 5 मीटर पर सेकेंड से राइट की तरफ आ रहा है, और एक सिकिया पहलवान है, ये है 2 kg का ब्लॉक, और ये 10 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है। इन दोनों में टक्कर होता है और ये दोनों ब्लॉक टकराते ही चिपक जाते हैं। बताइए, टक्कर के बाद इनका वेलोसिटी, ये दिखता है मुझे राइट जाता हुआ, ऐसा मैंने मान लिया, तो वेलोसिटी क्या होगा, यहां ये कह दिया गया स्टिक्स टुगेदर। ये चिपक गए, फेविकोल का जोर है, टूटेगा नहीं। तो ये भी हमें निकालना है। हम क्या लिखेंगे सॉल्व करते वक्त, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन कितना हो गया, 16 इंटू 5 -10 इंटू 2, और आफ्टर कोलिजन कितना हो गया, 18 इंटू वी। मुझे बताइए तो ये -10 इंटू 2 मैंने क्यों लिखा है? वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। हाँ, यदि मैंने एक का मोमेंटम कह दिया पॉजिटिव, तो दूसरे का मोमेंटम मुझे कहना पड़ेगा निगेटिव। राइट की तरफ जाने वाले को मैंने 16 इंटू 5 पॉजिटिव माना, तो दूसरे वाले का मुझे निगेटिव मानना पड़ेगा, और हम टोटल लिख रहे हैं। या तो थोड़ा और मैथमेटिक्स हम खेलना चाहेंगे तो इसे ऐसे लिखेंगे, प्लस -10 इंटू 2, ये हो जाएगा 80 - 20, और ये हो जाएगा 18 भी, ये हो जाएगा 60/18 भी, ये भी हो गया 10/3, 3.33 मीटर पर सेकेंड। ये माइनस लिखना पसंद आया? यदि हम ये माइनस का साइन नहीं समझेंगे, सर ये फिर से मुझे समझाओ, दूसरे वाले को ऐड करते वक्त माइनस क्यों लिख दिया आपने?
इसलिए लिखा क्योंकि ये अलग अलग डायरेक्शन थे। तो हम जब टोटल करेंगे तो सम तो करते हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में जब होते हैं ना तो एक साइन के साथ लाके डाटा रखेंगे। तो 16 into 5, मैंने मन ही मन राइट साइड को पॉजिटिव मान लिया। यदि बेहतर हो कि मैं लिख दूं कि आई हैव एज्यूम्ड दैट टुवर्ड्स राइट इज पॉजिटिव डायरेक्शन, टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन इज पॉजिटिव डायरेक्शन। ये तो अपोजिट जो होगा वो नेगेटिव अपने आप हम सोचेंगे। ये समझ में आ गया हो तो हैंड राइज कर दें प्लीज। जिया, क्या कोई कंफ्यूजन? प्लीज बताएं। एक एग्जांपल और देख लीजिए। यदि हमने देखा 15 kg का ब्लॉक और ये 2 मीटर पर सेकेंड से जाते हुए 5 kg का ब्लॉक और ये 8 मीटर पर सेकेंड से जाते हुए 12 मीटर पर सेकेंड से जाते हुए, और इनके बारे में भी मैं कहता हूं कि जैसे ही टक्कर हुआ ये जुड़ गए। 15 + 5 kg हो गए ये। यहां भी हमें ये बताना है इनका वेलोसिटी क्या होगा कोलिजन के बाद। तो हम क्या करेंगे, मोमेंटम कौन सा, टोटल बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब देखिए 15 into 2 ये तो पॉजिटिव, और ऐड करते हैं दूसरा कौन, -5 into 12। माइनस क्यों? क्योंकि अपोजिट जा रहा है। और बाद में कितना, 15 + 5 into v, ये 30 - 60 इक्वल्स टू 20v, -30 इक्वल्स टू 20v, v इक्वल्स टू -30/20 -3/2 -1.5। और ये माइनस आ गया, इसका मतलब क्या सोचूं मैं, क्या ये सिस्टम राइट जा रहा है या लेफ्ट जाना चाहिए इसे? ये आंसर में भी माइनस आने से मैं क्या निष्कर्ष निकालूं? हाँ, क्योंकि हमने माइनस तो लेफ्ट वाला डायरेक्शन को अभी माना है, तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, हेंस 2 बॉल combined system is moving with 1.5 meter per second towards left। ये हमें पता चल गया क्योंकि नेगेटिव साइन ये बताएगा ये लेफ्ट जा रहा है, हमने तो राइट मान लिया। और वैसे भी देखो ना, किसका कौन सा मोमेंटम वेक्टर बड़ा था, ये था 15 दूनी 30 और ये है 12 पंचे 60, तो ताकतवर लेफ्ट की तरफ जाने वाला मोमेंटम है।
तो लेफ्ट, इसीलिए सिस्टम को किधर जाना पड़ेगा, लेफ्ट जाना पड़ेगा। ब्लू कलर से जो दिखाया, चेक करो, ये समझ में आया होगा आई थिंक। और जिनके समझ में आया होगा वो हैंड राइज कर दें प्लीज। बहुत बढ़िया, तो आप लोग बड़े अच्छे बच्चे हैं, ये बातें आपके समझ में आ रही है। इस तरह के क्वेश्चन आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, मेडिकल में भी पूछे जाते हैं और आईआईटी में भी पूछे जाते हैं। और हम लोग 9th में ही बना रहे हैं, ये हमारे लिए खुशी की बात है। और आप समझ के बना रहे हैं, ये तो और भी आश्चर्य की बात है। बहुत बढ़िया, आपने ट्राई किया। मैं अगले टर्न पे फिर इसी से आगे बात करता हूँ, ठीक है। आप चाहें तो एचसी वर्मा के फोर्स वाले चैप्टर को अब आराम से पढ़िए और उनके एक्सरसाइज के क्वेश्चन, सॉल्व एग्जाम्पल पहले पढ़िएगा और फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन को भी पढ़िएगा। अब आपसे बनेगा अगले टर्न पे मैं उनके एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन को, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन को टेकअप करूंगा। उसके बाद उसके एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पलर आता है उसके क्वेश्चन को टेकअप करूंगा। ठीक, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, Thank you, बाय sir. बाय। Thank you, sir.